नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिहार के एग्जिट पोल आप सभी लोगों ने देख लिए। बिहार में जो कुछ होने जा रहा है इस बार, जो भी एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यदि वो हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत के लोकतंत्र में एक नई दिशा का प्रादुर्भाव करेगा। नई दिशा का प्रादुर्भाव इसलिए करेगा क्योंकि जो भी आंकड़े आ रहे हैं वोटर टर्नआउट के, वो अद्भुत, अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। और पहले मैं आपको वो जो वोटर टर्नआउट के आंकड़े हैं, उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि जहाँ तक एग्ज़िट पोल्स का सवाल है, वो तो सभी एक दिशा में जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बता रहा हो कि महागठबंधन का किसी भी प्रकार का कोई चांस है। यानी कि जो मिनिमम से मिनिमम भी बता रहे हैं, वो 130 से नीचे नहीं जा रहे हैं एनडीए के लिए। तो मैं थोड़ा-सा मैं आपको शेयर करूँगा जो ये टर्नआउट का जो डेटा है, और इसमें से आप भी देखें कि भई क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्या अभूतपूर्व है, क्या अद्भुत है, क्या कमाल हुआ है। तो ये देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, ये जो आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों को आप देखें। ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 का जो प्रतिशत देखिए यहाँ पर है 69.04% फीमेल और 61.56% मेल, और ओवरऑल 65.08%, जिसमें कि अंतर दोनों के बीच में लगभग लगभग साढ़े 7% का है। लेकिन ओवरऑल 65.08%, वो तो फाइनल है, फ़ेज़ 2 का फाइनल नहीं था। फ़ेज़ 2 का जब ये दिया गया, ये पीआईबी ने अपना, ये देखिए 11 नवंबर को 10 बजकर 9 मिनट पर रात में दिया, क्योंकि ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसमें और भी परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो दिया टेंटेटिव आप देखें, फ़ेज़ 2 महिलाओं का प्रतिशत 74.03% और पुरुषों का 64.1%, यानी कि लगभग 10% का अंतर है। 10% का अंतर महिला और पुरुष की वोटिंग में। जी, ज़रा अनुमान कीजिए। फिर जो टोटल आ रहा है उसमें 71.6% फीमेल और 62.8% जो है वो मेल। इसमें 8.8% का अंतर है। 8.8% ओवरऑल अंतर जो है, ये आज तक ना सुना गया, ना देखा गया। और ये एक टेम्पलेट होने वाली है किसकी? जो तथाकथित पिछड़े राज्य है। जी हाँ, जो तथाकथित पिछड़े राज्य है, जहाँ से पलायन होता है, इत्यादि, इत्यादि सब बात होती है। पुरुष जो है वो पूरी संख्या में वापस आ नहीं पाते हैं। पुरुष यदि पूरी संख्या में वापस आ नहीं पाते हैं, वोट नहीं डाल पाते हैं, तो आप ज़रा देखें, पिछली बार यानी 2020 में यही आंकड़ा 5% था, महिलाओं का प्रतिशत 5% अधिक था, और 5% अधिक होने से पूरा लाभ किसको मिला था? पूरा लाभ एनडीए को मिला था, और एनडीए जो थी वो हारते-हारते जीत गई थी। इस बार तो भई ये 8.8% है, और जो भी एक प्रकार का कंसेंसस निकल रहा है, एक प्रकार के जिसको हम कहें कि सर्वसहमति निकल रही है, वो सर्वसहमति ये निकल रही है कि महिलाओं के वोट में 65% वोट जा रहा है एनडीए को, और उसका मुख्य कारण नीतीश कुमार तो है ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। नरेंद्र मोदी को भी महिलाएँ पसंद करती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी महिलाओन्मुख योजनाएँ चलाई हुई हैं, और विशेषकर से नीतीश कुमार ने जो तमाम दबाव के बाद भी जो शराबबंदी का कार्यक्रम चालू रखा,
उससे तो महिलाएँ अभिभूत हैं। सभी स्थानों से आ रहा है कि भई यादवों में बहुत बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने अपने पुरुषों के विरोध में जाके, अपने पुरुषों के विरुद्ध जाके और महागठबंधन को, नीतीश और मोदी को वोट दे दिया है। ये कम बात नहीं है। अभी समय है, परसों तक हमें इस समय तक सारे के सारे जो परिणाम हैं वो पता चल चुके होंगे। लेकिन इसका एक और पहलू है और वो एक और पहलू है, बिहार के परिणामों की बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको जो दूसरा पहलू है उसका वो बताऊँगा और साथ में राहुल गांधी की भी बात करूँगा और बाद में इसका आगे परिणाम जो है दूसरे जो चुनाव आने वाले हैं उन पर क्या होगा उसकी भी बात करूँगा। तो इसका जो दूसरा पहलू वो ये है कि अब तेजस्वी के लिए राजनीति की आगे की राह लगभग समाप्त है। लगभग समाप्त इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि लालू यादव जो है वो संभवतः अंतिम बार प्रचार करने गए थे, वो रीतलाल यादव के, तो रीतलाल जो बहुत बड़ा गुड्डा है, उसके चुनाव में प्रचार करने गए थे, बगल में ही रामकृपाल के सामने। लेकिन रामकृपाल जो है वो जीतते बताए जा रहे हैं और रीतलाल यादव को लालू का जादू भी नहीं बचा पा रहा है। अब लालू अशक्त हो चले हैं, अब उनकी स्थिति नहीं है। अब वो 5 साल के बाद में प्रचार इत्यादि कर पाएँगे, उसकी कोई संभावना नहीं। इस बार ही केवल एक स्थान पर वो प्रचार करने गए हैं और कहीं जा नहीं पाए हैं। 5 वर्ष बाद जो उनकी हमें दिख रही है जो शारीरिक स्थिति उसमें ये नहीं लगता कि लालू का कुछ रहेगा। लालू यदि रहेंगे भी तो वो एक प्रकार से गायब ही रहेंगे, उनका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। तेजस्वी को अपने दम पर अगर ये चला पाना है, तो तेजस्वी की अभी स्थिति नहीं लगती कि वो अगले अपने दम पे चला पाएँगे। ये भी लगता है कि तेज प्रताप यादव को उनकी काट के रूप में आगे प्रचारित किया जाएगा और चूँकि यादव वोटर जो है बिहार का, वो किसी प्रकार की मेरिट नहीं देखता, किसी प्रकार की कोई ये नहीं देखता कि भई वो व्यक्ति जो है वो काबिल है या नहीं है, तो उसके लिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कोई विशेष अंतर नहीं है। भले ही लोग तेज प्रताप को भोला कहें, लेकिन तेज प्रताप है तो आखिरकार यादव ही। यादव वोटर के लिए तो अंतर पड़ रहा है ना कि अब यादव दिख रहा है कि महुआ में तेज प्रताप को हराने के लाख प्रयास करने के बावजूद भी संभवतः वो हरा नहीं पाएँगे और वो निकल जाएँगे। तो वहाँ पे एलजेपी ने एक तरह से उनको वॉकओवर दे दिया और अपने वोट जो है वो तेज प्रताप की तरफ ट्रांसफ़र भी करवाए, ऐसा बताया जाता है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी की इनिंग्स का अंत होने वाला है और जंगल राज जो हम कहते थे, वो जंगल राज की भी सारी जो भाषा, व्याकरण, निरुक्त वो सब समाप्त होने वाला है। फिर इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? इसका दूरगामी परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश यादव की जो भाषा, व्याकरण, निरुक्त छंद है, वो भी वो भी उसी लय का है, जिस लय में लालू यादव और तेजस्वी यादव जो थे, वो दुंदुभी बजा रहे थे या बांसुरी बजा रहे थे या गिटार बजा रहे थे, जो भी कर रहे थे वो। उस लय पर अब कोई भी थिरकने वाला बचा नहीं है। उस लय पर लोग थिरक नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है वो सब हम देख चुके हैं और यदि योगी आदित्यनाथ का पूर्ण सहयोग लिया गया उनके ही चुनाव में, जो कि लोकसभा चुनाव में नहीं लिया गया था। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की हार का एक प्रमुख कारण था कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करके रखना और साइडलाइन रखने के कारण जो लोग थे, वो एक प्रकार से निराश हुए और जो भाजपा के वोटर थे, उन्होंने ही विरोध किया भाजपा का। सभी को पता है, सर्वविदित है। तो इसका एक दूरगामी परिणाम अब हमें 2017 में वहाँ दिखेगा। क्या बंगाल में भी देखने को मिलेगा। बंगाल में एसआईआर का जो प्रभाव बिहार में देखने को जो मिल रहा है, उसको देख के मुझे लगता है कि ममता दीदी जो है वो निश्चित रूप से अधिक नर्वस होंगी। क्योंकि
और कुछ हो या ना हो, लेकिन जहाँ-जहाँ यादवों का दबदबा था या मुसलमानों का दबदबा था, वहाँ यह निर्विवाद था कि वो बड़ी संख्या में अवैध मतदान करा सकते थे। यानी कि जो मृत व्यक्ति भी थे, उनके वोट डलवा सकते थे। जो डुप्लीकेट थे, उनके भी वोट वो डलवा सकते थे। और जो लोग छोड़कर चले गए थे, जो उपलब्ध नहीं थे, उनके वोट भी वो लोग डलवा लेते थे। और उससे जो मार्जिनल सीट्स होती थी, उन पर निश्चित रूप से रिज़ल्ट अफ़ेक्ट होता था। अगर यही कार्यक्रम एसआईआर का पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि होगा। वो होगा इसलिए भी क्योंकि कल इसकी याचिका फिर से लगाई गई और फिर से लगाई गई तो जो कोर्ट था वो कतई उत्सुक नहीं था। वो यही कह रहा था कि भई ये कौन-सी आप नई चीज़ लेके आए हैं? ये सारी चीज़ें तो हम पहले तय कर चुके। और उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, इस पे स्टे होना चाहिए और हमारे यहाँ पानी बरस रहा है तमिलनाडु में और इत्यादि-इत्यादि कोई तरह-तरह की बातें करी गई। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और आगे 26 नवंबर की डेट डाल दी, कहा कि हाँ ठीक है, काउंटर आने दो, देखते हैं। कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। न यही मैंने आपको ध्यान है कि राहुल गांधी ने ममता दीदी को मुसीबत में डाल दिया। ये मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें यही कहा था कि भई ये प्रीमेच्योरली एसआईआर को चैलेंज करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक तरह से एसआईआर के ऊपर मोहर लगवा दी। अब ममता दीदी को बहुत परेशानी आने वाली है, विशेष तौर से जो हम बता चुके हैं आपको कि ममता दीदी के यहाँ केवल 50% से भी नीचे एन्यूमरेशन फॉर्म्स इश्यू हुए हैं। बाकी 50% को कैसे इंक्लूड कराएँगी वो? वहाँ तो भई 7 करोड़ बताया गया था कि सिर्फ साढ़े 7 करोड़ वोटर थे और साढ़े 7 करोड़ वोटर में 3 करोड़ 80 लाख को एन्यूमरेशन फॉर्म्स इश्यू नहीं हुए। तो आप ये सोचिए कि इसमें से कितने निकल जाएँगे? मुझे तो लगता है कम से कम 2 करोड़ जो है वोटर इसमें से निकलेंगे। ममता दीदी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका असर असम पे भी पड़ेगा। असम में और बिहार में बहुत अधिक दूरी नहीं है। असम पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगला जो राउंड होने वाला है, वो होगा फरवरी-मार्च में। उसमें 5 4 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये चुनाव में जाने वाले हैं। यानी असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका सॉरी केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इसमें पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अतिरिक्त जो असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बाकी 3 हैं, यानी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरला, वहाँ पर दूसरी सरकारें हैं, स्टेक्स उनके अधिक हैं। कांग्रेस का इनमें कहीं भी कुछ अधिक होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, केरला के अतिरिक्त। केरल और असम में कांग्रेस एक अभी भी शक्ति के रूप में विराजमान है। लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है उसमें लग रहा है कि भई असम में तो निकल जाएगी। केरला में वैसे तो उनको आना चाहिए, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं और जो वहाँ की परंपरा है उसके अनुसार पिछली बार ही कांग्रेस का नंबर था, लेकिन उनकी मूर्खताओं से वो अवसर निकल गया। इस बार फिर दोबारा अवसर है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? फिलहाल तो वो आराम कर रहे हैं, वो चले गए हैं विदेश और उनके विदेश जाने को लेके तरह-तरह की टीका-टिप्पणियाँ पहले ही चल रही हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं इसका कि आगे क्या होता है। परसों नतीजे आ जाएँगे, तब तक और भी जो विश्लेषण आएँगे, आज हमें लगता है कि प्रदीप गुप्ता का भी आ जाएगा अनुमान एग्ज़िट पोल का और हो सकता है 2 डेज़ चाणक्य इत्यादि 2-3 जो हैं, जो बचे हुए थे, जो अगले दिन दे रहे थे, उनका अनुमान आ जाएगा। उसके बाद फिर हम कल इसके बारे में और बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।